अतीत की माया। लेखक श्री पृथ्वीश भट्टाचार्य। चैत्र मास की वह प्रखर दोपहरी है जहां सूर्य की किरणें अग्निवर्षा कर रही हैं। तप्त पीली धूप ऊंची अट्टालिकाओं की छतों से रिसकर नीचे गलियों में ठहर गई है। दूर कहीं एक सारंगी का स्वर अत्यंत मंद और थका हुआ सुनाई दे रहा है, जो उस भीषण ताप और एकाकीपन को अभिव्यक्ति दे रहा है। वायु में उड़ती हुई शुष्क धूल और गर्म हवा के झोंके मन में एक अजीब सी शिथिलता भर रहे हैं। हड़बड़ाते हुए आशुतोष कॉलेज की उस पुरानी इमारत के सामने पहुंचा तो देखा कि किसी महान विभूति की पुण्यतिथि के कारण अकाल छुट्टी हो गई है। चैत्र की उस आग उगलती दोपहर में ये बिन मांगी छुट्टी मन को सुहाई नहीं बल्कि कोफ्ती बढ़ गई। तपती हुई तारकोल की सड़क पर फिर वही लंबा रास्ता नाप कर घर लौटना कोई सरल कार्य न था। मन में विचार आया कि पास ही किसी मित्र के ठिकाने पर जाकर थोड़ा सुस्ता लूं, पर अंततः लड़खड़ाते और अनिश्चित कदमों से मैंने घर की ही राह पकड़ी। भीड़ भाड़ में अपनी ही सोच के भवन में डूबे रहना शायद हम बंगालियों के स्वभाव में ही है। किसी साहब को भी एक बार ऐसी ही बात कहते सुना था। मेरे मामले में तो ये बात अक्षर अक्षर सत्य है। वह गली अत्यंत संकरी थी और वहां लोगों की चहल पहल भी कम ही थी, सो अनमने भाव से सोचने और चलने के लिए वह जगह एकदम उत्तम थी। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी पुकार कानों से टकराई। केष्ट, ओ केष्ट रे। लगातार 3 बार वही पुकार कानों में पड़ी। वह मेरा बचपन का वही पुकारा जाने वाला नाम था, जो अब यादों की गहरी परतों के नीचे कहीं दबकर रह गया था। मैं ठिठक कर पीछे मुड़ा। वह संकरी सी गली उस समय एकदम सुनसान थी। बस एक जर्जर द्वार पर एक गौरवर्णा वृद्धा खड़ी थीं। उनकी सजल आंखों की वह शांत दृष्टि मुझ पर टिकी हुई थी। जैसे ही मैं उनके निकट पहुंचा, वे बड़े ही वात्सल्य भरे स्वर में बोलीं, तुम्हें इस राह से जाते हुए कितनी ही बार देखा है। तुमने भी मुझे देखा पर पहचान नहीं पाए। सोचती थी पुकारूं पर साहस नहीं जुटा पाती थी। मैं जड़वत खड़ा रह गया। उन्हें ठीक ठीक पहचान न पाने के बावजूद उस स्नेह भरी पुकार में हृदय का ऐसा खिंचाव था कि बिना रुके आगे बढ़ जाना संभव न था। उनके आग्रह पर मैं भीतर गया और एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे के एक कोने में खाट पर एक अस्थिपंजर से दिखाई देने वाली रोगिणी लेटी हुई थी। आसपास दवाइयों की शीशियां और रोगी के काम आने वाला सामान बिखरा पड़ा था। एक अजीब सी घुटन भरी गंध ने उस पूरे कमरे को बोझिल बना रखा था। वृद्धा ने एक एक करके मेरे भाई बहनों का नाम लेकर पूछना आरंभ किया। फणी, पद्म और टेबी कहाँ है रे? उन नामों को सुनते ही मेरे भीतर जैसे कुछ कांप उठा। हमारे बचपन के वे प्रिय नाम, जिन्हें अब परिवार के भीतर भी कोई नहीं पुकारता, यहां इस अनजान घर में गूंज रहे थे। मैं किसी तरह उन प्रश्नों के उत्तर देता चला गया। फिर उन्होंने मेरी मां के विषय में पूछा। बसंत कुमारी कैसी है? मां की आयु अब 65 वर्ष के पार हो चुकी है। बसंत कुमारी नाम तो अब केवल सरकारी प्रपत्रों में ही जीवित बचा है। वास्तव में तो वे अब केवल अमुक की मां बनकर रह गई हैं। किंतु इस अपरिचित परिवेश में मां का वह विस्मृत नाम सुनकर मेरा आश्चर्य अपनी सीमाएं लांघने लगा। उनसे उनका परिचय पूछने की तीव्र इच्छा होने पर भी एक सामाजिक संकोच ने मुझे थामे रखा। जो महिला मां का नाम लेकर उनका कुशल मंगल पूछ रही थीं, वे निश्चित ही कोई अत्यंत निकट की आत्मीय थीं। इसमें अब कोई संदेह न था। वे उलाहना देते हुए बोली, षोडशी उस दिन बहुत दुख कर रही थी। कह रही थी कि तुमने तो उसे पहचाना ही नहीं। ठहरो, मैं उसे बुला लाती हूं। कुछ ही क्षणों के पश्चात वे लौटी और मंद मुस्कान के साथ बोली, देखो, षोडशी बस अभी दौड़ती हुई आती ही होगी। मेरे सीने के भीतर अचानक एक अनजाने भय से धड़कन तेज हो गई। वो षोडशी जो कोई भी हो, यदि वो वास्तव में पूरे उत्साह के साथ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो उससे बातें करने के लिए यादों की झोली में मेरे पास कुछ भी शेष नहीं था। मैंने अतीत के उन धूल भरे पन्नों को बड़ी तेजी से पलट कर देखा, किंतु वहां किसी षोडशी का अस्तित्व कहीं ढूंढे नहीं मिला। मैं एक अजीब सी उलझन और रहस्य के जाल में पूरी तरह जकड़ गया था। आखिर कौन थी यह षोडशी? तभी 1.5-2 साल के एक चंचल बच्चे को गोद में लिए करीब 22-23 वर्ष की एक युवती कमरे में आई। तन पर एक साधारण सी घरेलू साड़ी थी, किंतु उसके पूरे व्यक्तित्व में एक गजब की कोमलता और सादगी थी। भीतर आते ही वो उल्हाना देते हुए बोल पड़ी, क्यों केष्टदा, उस दिन इस तरह देखकर भी आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं, ये तो बताइए। सड़क पर चलते हुए किसी सुंदर चेहरे पर अनचाहे ही नजर पड़ जाना मैं कोई बड़ा अपराध नहीं मानता, इसलिए उस दिन भी शायद मैंने देखा होगा, पर वो देखना इस तरह लौट कर आएगा ये नहीं सोचा था। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए मैंने तुरंत एक बहाना गढ़ा और बोला, सच तो यह है कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है। चलते समय दुनिया भर की फालतू बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, इसलिए आंखों के सामने जो कुछ आता है वो सब ठीक से मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पाता। वो युवती बच्चे को फर्श पर उतारकर
पास ही रखी जलचौकी पर अधिकार के साथ जमकर बैठ गई। उसके रंग रूप में कोई बनावटी चमक तो नहीं थी, पर उसके अंगों की बनावट और सहज अंदाज में एक ऐसी जादुई सुंदरता थी कि आंखें बार बार उधर ही खींची जा रही थीं। मैं अपलक उसके चेहरे के नक्श देख रहा था, पर यादों के उस धूल भरे पुराने एल्बम में इस चेहरे को कहीं बिठा नहीं पा रहा था। वृद्धा ने पास से ही धीरे से कहा, ये षोडशी का बेटा है रे केष्ट। बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ जैसे ही मेरे पैरों के पास आया, मैंने शिष्टाचार के नाते उसे गोद में उठा लिया। उसके नन्हे शरीर से आती दूध की वो मीठी महक और कोमल हाथों के स्पर्श ने मेरे बोझिल मन को थोड़ा हल्का कर दिया। षोडशी ने अब सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी नजरों को देखकर ही मैं समझ गई थी कि मन ही मन कुछ टटोल रहे हो। मुझे थोड़ा ध्यान से देखते तो पहचान ही लेते, है ना? षोडशी का ये सहज तुम कहना मुझे भारी उलझन में डाल गया। एक अनजान युवती को बदले में तुम कहना जितना अजीब था, आप कहना उस पल की गाढ़ी आत्मीयता को कांच की तरह चकनाचूर कर देने जैसा था। मैं बस हड़बड़ाते हुए इतना ही कह पाया, निश्चित ही, भला तुम्हें क्यों नहीं पहचानता। किंतु सच तो यह था कि मैं अब भी गहरे जल में था, यादों का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। षोडशी ने अब सहज भाव से पूछा, अच्छा मौसी अब कैसी हैं? मौसी से उसका आशय मेरी माँ से ही है, यह अंदाजा लगाकर मैंने कहा, हाँ माँ बस ठीक ही हैं। बातों से बात निकलती गई। फणीदा, टैबी, टूनी सबके विवाह के समाचार उसे कंठस्थ थे। मैंने भी सबकी ओर से सकारात्मक उत्तर दिए। फिर मेरी बारी आई। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? षोडशी के स्वर में आश्चर्य का पुट था। तुम तो मुझसे 6 महीने बड़े हो, उस हिसाब से 24 तो पार कर ही गए हो, क्यों नानी? मेरे ससुराल की वो भोली सी लड़की शांति, उसके साथ केष्टदा का विवाह करा दें तो कैसा रहेगा? नानी ने भी पूरी दिलचस्पी दिखाते हुए सहमति दी। बुरा नहीं है, मेल अच्छा जमेगा। इतनी देर बाद मैंने अपनी झिझक को झटक दिया और थोड़ी चुटकी लेते हुए कहा, विवाह तो तुम तय किए जा रही हो, पर यह भी तो देखो कि पात्र कितना सीधा साधा है। जो अपना भार स्वयं नहीं उठा सकता, वह गृहस्थी की गाड़ी कैसे खींचेगा? षोडशी ने जैसे आश्चर्य की सीमा ही पार कर दी। अपनी आंखें चढ़ाकर वो बोली, तुम और सीधे साधे? जरा देखो तो उस दिन डंडा गुल्ली खेलते समय तुमने जो जोर से डंडा मारा था, उसका निशान आज भी नहीं गया। भला विवाह से मात्र 7 दिन पहले कोई इतनी निर्दयता से मारता है? उसके माथे के ठीक ऊपर जहां सिंदूर की वो लाल लकीर समाप्त हो रही थी, उस जोड़ पर मुझे एक धुंधला सा सफेद निशान दिखाई दिया। स्मृतियों के उस धूल भरे पर्दे पर जैसे बिजली सी कौंध गई। ठीक उसी पल कमरे में एक और कम उम्र की महिला ने प्रवेश किया। षोडशी ने उसे छेड़ते हुए पूछा, पहचानती है इसे? उसने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, वो पहचान नहीं पा रही थी। षोडशी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी याददाश्त पर चोट की। धत, पहचान नहीं पाई? अरे ये तो अपने केष्टदा हैं। हालात को देखते हुए इस नई आगंतुक को भी तुम ही कहना पड़ा। उसके चेहरे की बनावट बता रही थी कि वो षोडशी की छोटी बहन ही होगी। जब बड़ी बहन को तुम कह रहा था तो छोटी को आप कहना बड़ा अटपटा लगता, इसलिए मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, वो तब बहुत छोटी थी, याद ना रहना तो स्वाभाविक ही है। घृणा नाम सुनते ही मेरे मस्तिष्क के भीतर जैसे कोई धमाका हुआ। 13 वर्ष पुरानी जमी हुई स्मृतियां किसी पहाड़ी झरने की तरह उमड़कर मन के पटल पर लौट आईं। एक ही पल में मैंने इन चेहरों को पहचान लिया। आनंद और विस्मय के उस अतिरेक में जैसे शब्द गले में ही अटक कर रह गए। पिताजी के मृत्यु के वे धुंधले दिन आंखों के सामने तैरने लगे। मफस्सिल के उस मायावी शहर में पिताजी एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता वकील थे। हमारे ठीक पड़ोस वाले घर में ही वीरेश्वर बाबू रहते थे, जो पेशे से मुख्तार थे। वही षोडशी के पिता थे। उनके घर एक के बाद एक 6 कन्याओं ने जन्म लिया था। कन्याओं की इस अधिकता से झुंझलाकर ही शायद उन्होंने अपनी अंतिम संतान का नाम घृणा रख दिया था। पिताजी के देहांत के बाद हम सब कुछ छोड़ छाड़कर अपने पुश्तैनी गांव चले आए थे। इन लंबे 13 वर्षों में न जाने कितना कुछ बदल गया था। मेरी मां के साथ इन वृद्धा का साथ कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरे 95 वर्षों का पुराना नाता था। यहां तक कि वीरेश्वर बाबू के साथ षोडशी की मां का विवाह भी इन्हीं वृद्धा की मध्यस्थता से संपन्न हुआ था। 13 वर्षों के उस लंबे अंतराल के बाद आज वही रक्त का खिंचाव अचानक कोलकाता की इस संकरी गली में साकार हो उठा था। अतीत के उन सुनहरे दिनों की यादों में डूबते हुए मैंने षोडशी से कहा, षोडशी, पूर्ण बाबू के पोखर में जिस दिन मैंने तुझे जबरदस्ती पानी में डुबो दिया था, वो दिन याद है तुझे?
षोडशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी में 13 वर्षों की वह लंबी दूरी जैसे पल भर में मिट गई। याद क्यों नहीं रहेगा? उस हाड़ कपा देने वाली शीत की दोपहर में क्या गजब ढा दिया था तुमने। 3 दिनों तक ज्वर में अचेत पड़ी रही थी मैं। षोडशी ने हंसते हंसते पुराने घाव कुरेद दिए। अच्छा, क्या तू अब भी पहले जैसी ही चंचल और अशांत है या कुछ सुधार आया है? मैंने एक थका हुआ लंबा निश्वास छोड़ा और मंद मुस्कान के साथ कहा, नहीं रे, अब वो पहले जैसी छटपटाहट और जीवन शक्ति शेष नहीं रही। जीवन के इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अब मजबूरन शांत हो गया हूं। ठीक उसी समय घृणा पान की तश्तरी लेकर सामने आकर खड़ी हो गई। 5 वर्ष की उस धूल धूसरित नन्ही बच्ची को जब अंतिम बार देखा था तब उसे उस नाम से पुकारना बहुत सरल था, किंतु आज इस पूर्ण यौवन से भरी युवती के सम्मुख वो नाम उच्चारण करते हुए मेरी जिह्वा जैसे जड़ हो गई। संकोच को परे हटाकर मैंने पूछा, इसका अच्छा नाम क्या है? षोडशी ने उत्तर दिया, अणिमा। कमरे के कोने में लेटी हुई वो जर्जर देह वास्तव में अणिमा की मां की थी, हमारी वही चिर परिचित मौसी। एक समय जिनके रूप की आभा से संपूर्ण नगर आलोकित रहता था, आज उनकी उस श्री का लेश मात्र भी शेष न था। सीलन भरी दीवार के उस नम वातावरण में उनकी पीली पड़ती हुई त्वचा, धंसी हुई आंखें और पिचके हुए गाल एक अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित कर रहे थे। भविष्य का चिकित्सक होने के नाते मुझे ये समझते देर न लगी कि मौसी को क्षय रोग यक्ष्मा ने तिल तिल कर ग्रस लिया है। उनके फेफड़ों के भीतर चल रहे उस अंतिम संघर्ष की घरघराहट वायु की निस्तब्धता को और भी बोझिल बना रही थी। किंतु आश्चर्य ये था कि घर की नानी या अणिमा किसी को भी इस आसन्न संकट का किंचित भी आभास न था। मैंने अपने वर्तमान निवास का पता उन्हें दिया और वचन दिया कि कल कम से कम एक बार अणिमा को अपने घर मां के पास अवश्य ले जाऊंगा। मार्ग पर बाहर निकलते समय मैं एक विचित्र स्मृतियों के सम्मोहन में बंध गया। चैत्र की उस दोपहरी की तपती धूल और जलते हुए तारकोल की गंध के मध्य ही जैसे मेरे बचपन की सुगंध छिपी हुई थी। जिस नगर को मैंने लगभग अपने मन के किसी कोने से मिटा दिया था, उसी की धूल फांकते हुए तो हम बड़े हुए थे। 11 वर्ष की आयु में पिताजी के देहांत के पश्चात हम सब कुछ छोड़ छाड़कर अपने पुश्तैनी गांव लौट आए थे। 13 वर्षों के इस लंबे अंतराल, अभावों की मार और कठिन परिश्रम की रेखाओं ने मेरी बाह्य आकृति को पूरी तरह बदल दिया था। पुराने परिचित भी अब मुझे सहसा पहचान नहीं पाते थे, किंतु नारी हृदय की उस अद्भुत और स्वाभाविक अंतर्दृष्टि के सहारे उन नानी और अणिमा ने मुझे उस भीड़-भाड़ वाली सड़क पर बिल्कुल सटीक पहचान लिया। स्मृतियों के कुहासे को चीरकर बचपन के वे खोए हुए टुकड़े वर्तमान के इस कठोर महानगरीय जीवन में ताजी हवा के एक झोंके की भांति मन को व्याकुल कर गए। घर लौटकर मैंने जब मां को सब विस्तार से बताया तो उनके उस बुढ़ापे और झुर्रियों से भरे मुखमंडल पर एक अद्भुत संतोष की चमक तैर गई। आधी सदी पहले की उन स्मृतियों को कुरेदते हुए मां उन पुराने दिनों की बातें सुनाने लगीं जब वे नानी नई बहू बनकर पहली बार उस शहर में आई थीं। तब मां का विवाह भी नहीं हुआ था। ननिहाल में छुट्टियां बिताते हुए ही उन दोनों के बीच वो अटूट मित्रता फली फूली थी। 30 साल पुरानी उस बस्ती और उन जानी पहचानी गलियों को छोड़कर आने वाले उस दुखद दिन को याद कर मां ने एक गहरा निश्वास छोड़ा। रूंधे हुए गले से बोलीं, कल उन्हें अवश्य लेकर आना। गरीबी के मार ने आज हमारी हालत चाहे जैसी भी कर दी हो, पर उनके सामने खड़े होने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। कोलकाता की वह संकरी और घुटन भरी गली जहां सूरज की किरणें भी प्रवेश करते हुए ठिठकती हैं, एक पुराने पलस्तर झड़ते हुए 2 मंजिला मकान के नीचे सीलन भरे 2 अंधेरे कमरों में हमारा जीवन बीत रहा है। मां, मैं और बड़े भाई। पिता जी के जाते ही हमारे वे ठाठ बाट और ऐश्वर्य के दिन भी सदा के लिए विदा हो गए थे। कमरे की दीवारों पर उभरे वे सीलन के दाग जैसे हमारी दरिद्रता का मानचित्र हों। मां के गहने जो उनकी आखिरी पूंजी थे, एक एक कर बिक गए ताकि भाई भी उच्च शिक्षा का खर्च उठाया जा सके। संबंधियों के षड्यंत्रों और भीषण अभावों से बचने के लिए कोलकाता के इसी छोटे से दड़बे में हमें शरण लेनी पड़ी। पिछले 9 वर्षों का इतिहास केवल भूख और आधे पेट भोजन के बीच दबी हुई एक लंबी चीख मात्र है। अगले दिन दोपहर में पुस्तक खोलकर पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक सीने पर एक जाने पहचाने हाथ के स्पर्श से जब चेतना लौटी तो देखा कि षोडशी मेरे सिरहाने बैठी अत्यंत गहराई और आत्मीयता से मुझे निहार रही है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और झेपते हुए बोला, ओह, तो तुम लोग आ गए? कितनी देर हुई? षोडशी ने एक मंद और स्निग्ध मुस्कान के साथ कहा।
हाँ रे, कलकत्ता की इस भूल भुलैया को पार करके तेरे इस राज प्रासाद तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। धन के अभाव में क्या केवल भूखे रह रहकर तेरी ये दशा हो गई? षोडशी के स्वर में आज वो चंचलता नहीं थी, बल्कि एक अकथनीय विषाद और हाहाकार उसके प्रत्येक शब्द को बोझिल बना रहा था। उसकी आंखों में एक अविश्वास की छाया तैर रही थी, मानो वो इस कठोर सत्य को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैंने सहज भाव से मुस्कुराते हुए खिड़की के पार कलकत्ता की उस धूसर गली की ओर देखा। नम दीवारों की वो सीलन भरी महक और कमरे के कोने में जमा पुरानी किताबों की गंध से वातावरण बड़ा ही घुटन भरा लग रहा था। मैंने शांत स्वर में पूछा, ऐसा कौन सा रोग देख लिया तुमने मेरे भीतर? क्षय रोग। मैंने मौसी से सब सुन लिया है। षोडशी का स्वर अब रुलाई में बदल गया। वो मेरे सिराने बैठकर मेरे उस अस्थि पंजर जैसे शरीर की ओर एकटक देखती रही, मानो अपनी नजरों से मेरी सारी पीड़ा सोख लेना चाहती हो। मेरा सीना फटा जा रहा था मौसी के मुंह से ये बातें सुनकर। सिर्फ पेट में दाना नहीं पड़ा, इसलिए इतनी कठिन मेहनत से पढ़ लिख कर आज तुम मौत की चौखट पर खड़े हो? क्या केवल कुछ रुपयों की कमी की वजह से तुम इस तरह मिट जाओगे? बात जितनी निष्ठुर थी उतनी ही अटल सत्य भी। पिछले 1 वर्ष से फेफड़ों की सूजन यानी प्लूरेसी ने मेरे रक्त और मांस को तिल तिल कर सोख लिया था। इस जानलेवा व्याधि का सामना करने के लिए जिस पौष्टिक आहार, महंगी औषधियों और चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार समुद्र की नमकीन हवा की आवश्यकता थी, कोलकाता के इस पाताल जैसे अंधेरे घर में उनमें से कुछ भी मयस्सर नहीं था। अभावों की मार ने हमारे जीवन को आज ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां मां एक आंख से मेरे बुझते हुए प्राण दीपक को देख रही थीं और दूसरी आंख के आंसुओं से मेरी अंतिम शैया भिगो रही थीं। इसके अतिरिक्त वे कर भी क्या सकती थीं? मैंने एक ठंडी आह को भीतर ही दबाते हुए कहा, जानती हो षोडशी, इस शहर में मेरे जैसे ना जाने कितने ही लोग केवल इलाज के अभाव में और भूख की ज्वाला में इसी तरह दम तोड़ रहे हैं। उनके लिए तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। षोडशी के नयन अश्रुओं से प्लावित हो उठे। वो अपनी पूरी शक्ति से अपनी सिसकियों को रोकने का यत्न कर रही थी, किंतु उसके कंधों का वो हल्का सा कंपन बता रहा था कि भीतर कोई ज्वालामुखी फटने को आतुर है। अपनी आंखों को आंचल से पहुंचते हुए उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, तुम इस 24 वर्ष की अल्पायु में इस प्रकार मिट जाओगे, यह मैं सहन नहीं कर पा रही हूं केशदा। ओह, यदि तुमसे हमारा साक्षात्कार मात्र 1 वर्ष पूर्व हो गया होता तो कदाचित परिस्थितियां इतनी भयावह ना होती। मैंने अपने सूखे अधरों पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए कहा, जो होना संभव न था उसके लिए व्यर्थ के अनुताप से क्या लाभ रहे। जो इस संसार में निर्धन होकर जन्म लेते हैं उन्हें निर्धन की भांति ही शांत भाव से विदा लेना भी सीख लेना चाहिए। यही तो विधि का विधान है। किंतु तुम तो कभी निर्धन न थे। षोडशी अब तर्क के स्वर में अड़ गई। उस छोटे से मुफस्सिल शहर में मौसाजी का तो बड़ा नाम था, प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में उन्हीं की तो सबसे अधिक आय थी। वो तो सत्य है। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ यादों की गहराइयों में गोता लगाया। किंतु पिताजी जितना उपार्जन करते थे उससे कहीं अधिक दान कर देते थे। दूसरों के दुखों में सहभागी होने का जो अटूट व्यसन उन्हें था, कदाचित उसी का मूल्य आज हम चुका रहे हैं। षोडशी जब विदा लेने की तैयारी करने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। बैठो, मेरे जीवन की सारी उधेड़ बुन तो तुमने टटोल ली, अब किंचित अपने विषय में भी तो कुछ कहो। तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं? षोडशी ने खिड़की की लोहे की सलाखों को थाम लिया और बाहर फैले उस संकरे आसमान की ओर देखने लगी। मध्यम पड़ती रोशनी में उसकी मांग का सिंदूर और हाथों का कंगन एक विचित्र सी चमक बिखेर रहे थे। उसने अत्यंत धीमे स्वर में उत्तर दिया, बंगाल के घरांगन में रहने वाली प्रत्येक विवाहित नारी की कथा वास्तव में एक ही सांचे में ढली होती है रे। वहां नया कहने जैसा कोई रोमांच शेष नहीं है, बस एक नीरस और रोजमर्रा की दिनचर्या है। किंतु हां, कम से कम 2 समय का पेट भर भोजन मिल जाता है और तन ढकने को सूती साड़ी मिल जाती है। आज के सकाल के समय में कदाचित इतना मिल जाना ही परम सौभाग्य है। किंतु मन के कोने में जो गर्द जम गई है उसका लेखा जोखा भला कौन रखता है। बाहर उस समय चैत्र की दोपहर की तपती हवा चल रही थी। षोडशी के उस व्यवस्थित किंतु विरक्त गृहस्थ जीवन के पीछे जो थका देने वाला एकाकीपन छिपा था, वो उस तपती हवा की भांति ही मेरे कंठ में आकर चुप गया। वे क्या करते हैं? मेरे इस प्रश्न की उत्तर में षोडशी ने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर की प्रखर धूप की ओर देखते हुए कहा, वैद्य हैं, आजकल यहीं अपना अभ्यास कर रहे हैं। उसके पश्चात का 1 मास जैसे किसी अंधड़ की भांति धूल उड़ाता हुआ निकल गया। मौसी सदा के लिए विदा हो गईं।
जीवन के अंतिम क्षण तक मैं उनके सिरहाने बैठा रहा। यक्ष्मा के उस घातक प्रहार से नील पड़ चुके मौसी के उस निश्चेष्ट देह की ओर देखकर जब षोडशी फपक कर रो पड़ी, माँ सचमुच चली गई केशता, तब मैं जड़वत पत्थर हो गया था। मातृहीन पुत्री को सांत्वना देने के लिए न तो मेरे पास शब्द थे और न ही कोई अनुभव। अतः एक विरक्त दार्शनिक की भांति मैंने केवल इतना ही कहा, जाना तो सभी को पड़ता है रे, यहां कोई अमर नहीं है। मैं नहीं जानता कि मेरे उस शुष्क तर्क से उसके पीड़ित मन को तनिक भी शांति मिली होगी या नहीं। इस 1 महीने के चक्र में मैंने अपने बचपन की उस खोई हुई सखी को फिर से पा लिया। 13 वर्ष पहले की वो आम के बगीचों में उत्पात मचाने वाली नन्ही लड़की आज जैसे एक प्रौढ़ और समझदार नारी के आवरण में साकार हो उठी थी। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा जादुई अधिकार बोध था कि मैं चाहकर भी एकाकी नहीं रह सकता था। मेरी लक्ष्यहीन और निरुद्देश्य जीवन यात्रा में अब उसने भी अपना हिस्सा बांट लिया था। इसी बीच षोडशी के पति रमेश बाबू से भी मेरा परिचय हुआ। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के उस ममतामयी और स्नेहिल हृदय के सामने इस कदर नतमस्तक थे कि षोडशी के किसी भी कार्य में बाधा डालने की शक्ति उनमें न थी। उस दिन षोडशी लगभग हठ करते हुए मुझे रमेश बाबू के चिकित्सालय चेंबर ले गई। जब हम चाय पी रहे थे तब रमेश बाबू ने मेज पर रखे स्टेथोस्कोप की उस शीतल धातु को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, देखिए केशदा, मुझ पर कैसा भीषण अंतिम आदेश यानी अल्टीमेटम जारी हुआ है, ये शायद आप नहीं जानते। वो आदेश किसकी ओर से आया होगा, इसे समझने के लिए किसी विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं थी। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं तो क्या बात है? आपकी उस बचपन की सखी ने मुझे कड़ा निर्देश दिया है। यदि मैं आपको पूर्णतः स्वस्थ न कर सका तो चिकित्सक के रूप में मेरी पदवी ही छीन ली जाएगी। अतः अब से आपके इस जर्जर शरीर की मरम्मत का दायित्व मेरा है। जरा अपनी कमीज तो उतारिए। रमेश बाबू ने स्टेथोस्कोप की वो बर्फीली ठंडी चक्री मेरी दुर्बल पसलियों पर रखी। कमरे में एक विचित्र सी नीरवता छा गई। खिड़की के झरोखे से आती चैत्र की उस धूप में धूल के कण तैर रहे थे। रमेश बाबू का मुखमंडल धीरे धीरे गंभीर होता चला गया। कुछ मिनटों के पश्चात उन्होंने गहरा निश्वास छोड़ा और बोले, समझ गया। षोडशी द्वार की चौखट थामे रुंधी हुई सांसों के साथ खड़ी थी। रमेश बाबू की बात पूरी होते ही वो लगभग चीख उठी, ठीक से देखो, तुम इन्हें स्वस्थ कर पाओगे ना? मैंने सूखे कंठ से एक फीकी मुस्कान बिखेरी। वे भली भांति समझ गए हैं रे। मेरा उपचार तो मैं स्वयं भी जानता हूं। कैल्शियम की सुई, समुद्र की नमकीन हवा, कॉड लिवर ऑयल और ढेर सारा पुष्टिकर आहार। किंतु ये सब केवल उपचार पत्र तक ही तो सीमित नहीं रहते। रमेश बाबू ने मेरी ओर देखकर एक फीकी मुस्कान बिखेरी। आप तो देख रहा हूं कि सब कुछ जानते हैं, मैंने विनीत स्वर में कहा। जी हां, पुस्तकें पढ़कर कम से कम इतना तो सीख ही लिया है। हमारी इस हंसी मजाक के बीच षोडशी का चेहरा उतर गया। अपनी विषाद भरी आंखों से वो बस बुदबुदाई, तो फिर वही सत्य है। कुछ दिनों के पश्चात एक एकांत दोपहर में षोडशी हमारे उसी सीलन भरे कमरे में आ पहुंची। वो सीधे मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई और बोली, सब निश्चित हो गया है केष्टदा, अब बस तुम्हारी सम्मति की प्रतीक्षा है। अब क्या निश्चित हो गया? मैंने विस्मय से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा है कि केवल औषधियों से ये रोग पूर्णतः ठीक नहीं होता। शरीर और मन के लिए उत्तम वातावरण भी अनिवार्य है। मैं जानती हूं कि यदि मैं कुछ देना चाहूं तो मौसी उसे अपना अपमान समझेंगी, किंतु यदि ऐसे स्वाभिमान को लेकर बैठे रहे तो तुम जीवित नहीं बचोगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया है। मेरा स्वास्थ्य भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं है और मन भी बड़ा बोझिल सा रहता है। मैं पूरी जाऊंगी, तुम भी हमारे साथ चलो ना। मैंने खिड़की के बाहर उस संकरी और घुटन भरी गली की ओर देखा। जब एक मरणासन्न मनुष्य के सम्मुख जीवन का बुलावा आता है तो वो बड़ा करुण जान पड़ता है। मैंने धीमे स्वर में कहा, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसके लिए अंत समय में व्यर्थ ऋण का बोझ बढ़ाने से क्या लाभ रे? इससे तो विदा लेने का वो क्षण और भी पीड़ादायक हो जाता है। षोडशी ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो केवल आंखों में ढेर सारी विनती लेकर मुझे निहारती रही। उसकी उन सजल आंखों की दृष्टि में जैसे कोई अटूट अधिकार था। वो कांपते स्वर में बस इतना ही बोली, तुम्हें जाना ही होगा केष्टदा। मैं इतनी मिन्नतें कर रही हूं, क्या मेरी बात तुम एक बार भी नहीं मानोगे? जीवन के आरंभ में एक अदम्य प्राण शक्ति और आकाश को छू लेने वाले स्वप्न हृदय में पंख फैलाए हुए थे। किंतु जिस दिन चिकित्सक के गंभीर मुख से अपनी आयु का वो सीमित हिसाब जान लिया, अधिक से अधिक बस 5 वर्ष, उसी दिन से मन के भीतर की सारी आंधी अचानक थम गई। महत्वाकांक्षा की वो प्रखर ज्वाला बुझ गई और वहां अब एक विचित्र विरक्त सी शांति व्याप्त है। इसलिए जब षोडशी ने लगभग हठपूर्वक मुझे पुरी के समुद्र तट पर ले जाने की जिद पकड़ ली तो मैं उसकी उस नासमझ व्याकुलता के विरुद्ध लड़ने की शक्ति न जुटा पाया।
उसका हाथ थामकर जब मैं रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ रहा था तो मां ने बस एक लंबी आह भरकर कहा था, षोडशी, केष्ट को आंखों से उछल करते हुए सीना फटा जा रहा है रे, पर तेरे हाथों में इसे सौंपते हुए मुझे कोई भय नहीं है। यदि संभव हो तो इसे यमराज के हाथों से लौटा लाना। मां का कंठ उस दिन रुलाई से भर गया था। अब मेरी उन जर्जर पसलियों के भीतर समाये उस प्राणघातक रोग से षोडशी निरंतर युद्ध कर रही है। घड़ी की सुइयों के अनुसार पुष्टिकर आहार, समुद्र की नमकीन हवा में नियम से टहलना और औषधियों का वो ऊंचा अंबार। जब दोपहर की धूप फीकी पड़ने लगती है तो वह लगभग हठपूर्वक मुझे थामकर उस नीली जलराशि के निकट ले आती है। जब चारों ओर लहरों का गर्जन गूंजता है तब वो अपनी ढेरों कहानियों और ठिकरोलियों से मेरे बुझते हुए मन को जिलाए रखने के एक अंतहीन संघर्ष में जुटी रहती है। मैं तिरछी नजरों से उसका वो अथक परिश्रम देखता हूं और मन ही मन एक विचित्र ऋण के बोझ से दब जाता हूं। रमेश बाबू अधिकांश समय अपने व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अन्यथा अपने बालक को लेकर दूसरी ओर भ्रमण पर निकल जाते हैं। उस दिन सूर्यास्त के ठीक पश्चात पूर्वी आकाश को चीरते हुए एक विशाल थाली जैसा चंद्रमा उदय हुआ। क्षण भर में ही उस असीम समुद्र की उत्ताल लहरों पर चांदनी का वो रूप फैला प्रकाश गलते हुए चांदी की भांति छिटकने लगा। दक्षिण की उस तेज हवा में षोडशी के गालों पर उसके केशों की कुछ चंचल लटें बार बार क्रीड़ा कर रही थीं। चंद्रमा के उस मायावी प्रकाश में उसका संपूर्ण मुखमंडल एक अलौकिक स्निग्धता से भर उठा था। मैं बालू के उस तट पर उसके ठीक समीप ही बैठा था। उसकी उस शांत प्रतिमा जैसे मुख की ओर निहारते हुए सहसा मेरे मुख से निकल पड़ा, षोडशी, तू न सचमुच बहुत सुंदर हो गई है। षोडशी ने एक हल्की सी शरारत भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उस समय चांदनी की चमक झिलमिला रही थी। कुछ पल मौन रहकर उसने दबे स्वर में कहा, हो गई तो क्या हुआ? इस सुंदर मुख के बल पर भी तो तुम्हारे मन का कोई काम पूरा न कर सकी। मैं हंस पड़ा। क्यों? रमेश बाबू को तो तुमने पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर वे उठते बैठते हैं। अब और क्या चाहिए? जाओ, क्या तुमने मुझे अब भी वही छोटी सी बच्ची समझ रखा है जो तुम कुछ भी ऊल जलूल कहोगे और मैं चुपचाप सह लूंगी? मैं अब पूर्ण बाबू के उस तालाब में डुबकी लगाने वाली लड़की नहीं रही, समझे? उसने मुंह फेरकर बनावटी झुंझलाहट दिखाई। हम दोनों ही हंस पड़े। उस नमकीन हवा में हमारी हंसी की आवाज लहरों के गर्जन में घुल मिल रही थी। कुछ देर तक हम दोनों निशब्द होकर एक दूसरे के चेहरे को निहारते रहे। चारों ओर का वह परिवेश जैसे चांदनी में धुला जा रहा था। मैंने उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए शांत स्वर में पूछा, अच्छा रे षोडशी, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जिसका एक पैर अब शमशान की देहली पर है, तेरे ये इतने जतन, ये रात दिन की इतनी भाग दौड़, इस सब की क्या आवश्यकता थी, ये तो बता। षोडशी ने बालू पर लकीरें खींचते हुए एक विचित्र सी मध्यम मुस्कान बिखेरी। सुनो केशता, जिसके पास कोई काम नहीं होता उसी के मस्तिष्क में ऐसी उल्टी सीधी बातें आती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है, अन्यथा दूसरे के लिए भला अपना समय इस तरह कौन व्यर्थ करता है। मैं कुछ क्षण मौन रहा और फिर पूछा, अच्छा, तो जो रमेश बाबू को एकाकी छोड़कर मुझे लेकर प्रतिदिन इस निर्जन तट पर चली आती है, क्या वे इसका बुरा नहीं मानते? कहते तो हैं। षोडशी ने अब अपनी पूरी दृष्टि मुझ पर टिका दी। वे कहते हैं कि यदि हम इस रुग्ण मनुष्य को वास्तव में इस प्राणघातक रोग की स्मृतियों से मुक्त कर पुनः जीवन की मुख्य धारा में लौटा सकें तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। और तुम स्वयं देखो केशता, तुम अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सजीव और चैतन्य हो गए हो। मैंने तनिक व्यंग्यपूर्ण भाव से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुझे वास्तव में लगता है कि ये शहर हो कभी पूर्णतः ठीक होगा? निश्चित रूप से ठीक होगा। उसके स्वर में एक अटूट दृढ़ता थी। लगभग स्वस्थ हो ही चुके हो तुम, अब बस पूरी तरह चंगे होकर तुम्हें एक विवाह करना होगा, ये मैं अभी से कह देती हूं। रमेश बाबू मुख से चाहे जो कहें, पर विवाह के लिए वे कभी सम्मति नहीं देंगे, मैंने तर्क देते हुए कहा। चिकित्सा शास्त्र में स्पष्ट अंकित है कि मुझ जैसे रोगी का विवाहित जीवन केवल मृत्यु को और भी निकट ले आता है। षोडशी ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, नहीं दादा, वो मार्ग भी अब निष्कंटक है। स्वयं रमेश बाबू ने ही कहा है कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है। इसी प्रकार हंसी रुलाई और जीवन के नफे नुकसान की बातों में संध्या ढलकर रात हो गई। हम धीमे कदमों से अपने ठिकाने की ओर लौट आए। पूरी की उन निर्जन और चांदनी से नहाई रातों में इसी तरह हमारे पीछे छूट चुके बचपन और अनिश्चित भविष्य की गाथाएं प्रतिध्वनित होती रहती हैं।
साधारणतः प्रातः 8 बजे तक मेरी आंखें नींद से भारी रहती थीं। षोडशी उस तड़के ही अधपके अंडे और मक्खन लगा टोस्ट लेकर कमरे में आती जाती तो रहती थी, किंतु उसने कभी मेरी उस गहरी नींद में खलल डालने का प्रयास नहीं किया था। किंतु उस दिन जब उसकी पुकार सुनकर मैं हड़बड़ा कर जागा तो मेरे आश्चर्य का एक बड़ा कारण था पास की कुर्सी पर बैठा एक नया चेहरा। षोडशी ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए परिचय कराया। ये शांति है, मेरे ससुराल के गांव की लड़की। याद है, इसकी चर्चा मैंने तुमसे कितनी ही बार की थी। पुरी की इस एकांत यात्रा में पिछले 6 महीनों से षोडशी ने जिसके विषय में किसी तोते की भांति मेरे कानों में निरंतर मंत्र फूके थे, वो यही शांति थी। मैंने शांति की उन गहरी और डबडबाई आंखों की कोमलता को देखकर क्षण भर के लिए स्वयं को स्थिर कर लिया। उसकी दृष्टि से जैसे एक विचित्र माया और ममता अविरल बह रही थी। मैंने अपनी झिझक को त्यागते हुए कहा, सुप्रभात। कल्पना ना थी कि इतनी सुबह ऐसे सुंदर अतिथि के दर्शन होंगे। षोडशी ने मुझे हल्के से चुटकी लेते हुए कहा, सुप्रभात नहीं किष्टदा, इसे एक प्रहर दिन चढ़ना कहो। धूप तो अब चढ़चढ़ाकर बढ़ रही है। शांति ने अपनी नजरें झुकाकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने अत्यंत धीमे स्वर में पूछा, क्या आप प्रतिदिन इतनी देर से ही जागते हैं? मैंने एक फीकी हंसी के साथ उत्तर दिया, हाँ रे भाई, निद्रा जब एक बार मुझे अपनी आगोश में ले लेती है तो फिर संसार की सुध ही नहीं रहती। इसी प्रकार शांति के साथ बातों का सिलसिला चल निकला। समुद्र तट की उन सुस्त और अलसाई दोपहरियों में अब मेरे एकाकीपन को एक नया साथी मिल गया था। सागर की नमकीन वायु और लहरों के गर्जन के मध्य हमारी अंतहीन गाथाओं ने पंख फैलाने आरंभ कर दिए थे। किसी दिन हमारे उस धूल धूसरित मफस्सिल वाले बचपन की चर्चा होती, किसी दिन जीवन की अपूर्ण इच्छाओं का हाहाकार गूंजता, तो किसी दिन शांति के सरल जीवन का कोई मनोरंजक अनुभव। उन 2 स्त्रियों की चहकती बातों को सुनते सुनते न जाने कितनी बार नीले समुद्र के किनारे संध्या ढलकर रात हो गई, इसका कोई लेखा जोखा ना रहा। शांति के पिता एक समृद्ध व्यक्ति थे। उनके संसार में अभाव की छाया कभी स्पर्श तक न कर सकी थी, किंतु मुझ जैसे एक अस्थि पंजर और साधनहीन मनुष्य के प्रति उनका जो निस्वार्थ स्नेह और उदारता थी, उसका कोई सांसारिक कारण मुझे समझ न आता था। वे मुझे अपने पुत्र के समान ही प्रेम करते थे। कदाचित शांति के मन में मेरे प्रति जो प्रगाढ़ श्रद्धा जागी थी, उसी पर विश्वास करके। इतने सारे लोगों के इस निर्मल विश्वास की मान मर्यादा की रक्षा करना मुझ जैसे जर्जर मनुष्य के लिए धीरे धीरे एक अत्यंत कठिन परीक्षा बनता जा रहा था। उस दिन संध्या बेला में समुद्र तट की रेत पर शांति को अचानक सीपियां यानी झेनुक एकत्र करने की इच्छा हुई। सागर के फेन के साथ बहकर आई उन भीगी हुई सीपियों को अपने आंचल में बटोरते समय उसकी साड़ी का एक बड़ा हिस्सा नमकीन जल से भीगकर तरबतर हो गया। मैंने कुछ चिंतित होकर कहा, वस्त्र तो पूरी तरह भीग गए हैं रे, चलो अब वापस ठिकाने पर लौट चले। शांति ने उन भीगी सीपियों को सहेजकर अपने आंचल में गांठ बांधते हुए बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, अरे नहीं नहीं, ये आंचल तो इस तेज हवा में अभी सूख जाएगा। षोडशी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ चुटकी ली, वो भला तुम्हें इतनी सरलता से छोड़कर क्यों जाना चाहेगी? शांति लज्जा से लाल हो उठी। उसने षोडशी को झड़कते हुए कहा, तुम भी न जाने क्या कहती रहती हो, भला मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी? इस हल्की फुल्की ठिठोली के मार्ग से होता हुआ वो विवाह का प्रस्ताव अचानक एक अप्रत्याशित गंभीरता धारण कर गया। षोडशी ने अकस्मात सीधे शब्दों में कह दिया, शांति ने तो अपनी सहमति दे दी है केष्टदा, अब बस तुम्हारी हाँ की प्रतीक्षा है। शांति उस समय बड़ी तन्मयता से एक सीपी को देख रही थी, मानो उसने इस संवाद का एक अक्षर भी न सुना हो, किंतु उसकी ग्रीवा और कानों की लौ लज्जा से सिंदूरी अम्र मंजरी की भांति जो रक्तिम हो उठी थी, वो मेरी नजरों से ओझल न हो सकी। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ तर्कों का जाल बुना। यदि उसने वास्तव में सम्मति दी है तो उसने भूल की है रे। शांति के पास संपन्नता है, उसके लिए कई सुयोग्य पात्र आएंगे, और मेरा तो अपना ही कोई ठिकाना नहीं है। कदाचित मुझे कभी जीविका यानी नौकरी ही ना मिले, और मिल भी गई तो इस क्षीण होते शरीर के साथ मैं उसे निभा पाऊंगा या नहीं, इसमें संदेह है। केवल अभावों की मार के कारण जो 2 समय भरपेट भोजन ना पा सकें और फेफड़ों की इस प्राणघातक व्याधि से जूझ रहे हों, उनके साथ गृहस्थी बसाने का स्वप्न देखना कोरी मूर्खता है। षोडशी अब वास्तव में कुपित हो उठी। उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी। उसने तीखे स्वर में प्रश्न किया, क्या तुम पुरुषों की यह धारणा है कि हम स्त्रियां केवल भोजन और वस्त्र की निश्चितता के लिए ही घर बसाती हैं? क्या हृदय की पुकार जैसी हमारी कोई सत्ता नहीं है? मैंने शांत भाव से अपनी चाल चली।
हृदय तो है, ये सत्य है, किंतु दरिद्रता के दबाव में उस हृदय की धड़कनें रुकते भी अधिक समय नहीं लगता। हमारे तर्क वितर्क का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया। उस तपती दोपहर में दरिद्रता के इस कठोर यथार्थ को ढाल की तरह प्रयोग करना षोडशी को किसी भी प्रकार स्वीकार न था। उसके लिए मेरी ये कथित ईमानदारी वास्तव में एक गहरा आघात थी। अब मैं कलकत्ता लौट आया हूं। रमेश बाबू के आंकलन के अनुसार मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूं। शरीर की वो जर्जरता अपशेष नहीं रही, किंतु पिछले कुछ महीनों से षोडशी के उस निरंतर और अड़िग हट से लड़ते लड़ते मैं मन ही मन अत्यंत थक चुका था। कृतज्ञता ना सही, कम से कम लोक लाज जैसी भी तो कोई वस्तु होती है। जिस बाल सखी ने स्वेच्छा से अपने सुख आराम का परित्याग कर मुझे यमलाज के मुख से खींच निकाला, उसे सीधे ना कहकर चोट पहुंचाने जैसी निष्ठुरता मुझ में न थी। एक ओर मां के अविरल बहते अश्रु और दूसरी ओर षोडशी की वो व्याकुल विनती, इन सब के मध्य एक दिन में पूरी तरह विवश हो गया। हार मानकर अत्यंत असहाय भाव से मैंने विवाह के लिए हां कह दिया। शुभ विवाह संपन्न हो गया। शांति के रूप और स्वभाव में कोई त्रुटि न थी। वह सर्वगुण संपन्न थी, किंतु मेरे अंतर्मन में एक विचित्र सा शून्य व्याप्त था। नई वधू को लेकर घर लौटते समय बार बार मन में बस एक ही विचार कौंध रहा था, जब षोडशी हमें द्वार पर तिलक लगाकर भीतर लेने आएगी, तब उसकी आंखों में आंखें डालकर कहूंगा, षोडशी, अंततः तुम ही जीती, आज की वास्तविक विजयी तुम ही हो। किंतु घर की दहलीज पर कदम रखते ही मैं त्रिठक गया। संबंधी, पड़ोसी और इष्ट मित्र सभी वहां उपस्थित थे, पर नहीं थी तो केवल वही एक नारी, जिसने अपने हाथों से मिट्टी छानकर तिल तिल कर मुझे नया जीवन दिया। आज इस मांगलिक वेला में उसकी अनुपस्थिति ने मेरे संपूर्ण मन को विषाद से भर दिया। जो इस पूरे आयोजन की धुरी थी, वही आज अनुपस्थित थी, और उसका ना होना एक गहरे हाहाकार की भांति मेरे भीतर गूंजने लगा। यह धूमधाम, यह उल्लास, नए जीवन का यह आरंभ, सब कुछ अचानक मुझे अर्थहीन प्रतीत होने लगा। मां ने बुझे हुए स्वर में बताया, षोडशी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है रे, इसीलिए वह आ न सकी। रमेश बाबू अकेले आए थे। उन्हें एकांत में ले जाकर जब मैंने पूछा तो उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, न जाने क्या हुआ केष्टदा, कल से उस लड़की को क्या हो गया है। मैं उसे साथ लाने की तैयारी ही कर रहा था कि देखा वो बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी रो रही है। उसने बताया कि दोपहर में 2 बार वमन हुआ है और पेट में असह्य पीड़ा है। वैसे तो वो बहुत सहनशील है, सरलता से रुलाई नहीं निकालती, किंतु आज वो वेदना से जैसे छटपटा रही थी। उसने मुझे एक प्रकार से हट करके भेजा। बोली, आप चाहिए, अन्यथा दादा बहुत दुखी होंगे, और मेरी ओर से दादा से कहिएगा कि आज न आ पाने के अपराध के लिए वे मुझे क्षमा कर दें। रमेश बाबू की इन बातों का कोई प्रत्युत्तर देने की शक्ति मुझमें न थी। मैं पाषाण की भांति निश्चल खड़ा रहा। बार बार बस यही विचार मन में उमड़ रहा था, जिसने एक मार्ग के भिखारी जैसे मृतप्राय जीवन में इतने जतन से मधु घोला, आज उस जीवन की सार्थकता के क्षण में वो स्वयं सहभागी न हुई। जो उसका अनुरोध मानकर गर्व के साथ आज घर लौटा था, उसका वो सारा गर्व आज चूर चूर हो गया। किंतु मेरा अवचेतन मन बार बार मुझे धिक्कारते हुए कह रहा था, षोडशी को कोई शारीरिक रोग नहीं हुआ है, ये केवल उसका एक निपुण अभिनय है। जीवन के लंबे 13 वर्षों के पश्चात जिन स्मृतियों को उसने कुरेद कर पुनर्जीवित किया था, आज कदाचित उन्हीं स्मृतियों के भार और सामाजिक कर्तव्यों के द्वंद्व में वो स्वयं विदीर्ण हो चुकी है। विजयी होकर भी आज उसने एक पराजित की भांति स्वयं को सबसे ओझल कर लिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।